तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल यूपी बोर्ड के वाईटीसी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते मैं एल के मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो बिना किसी देरी के फटाफट से इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि यह चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम तक आपको जुड़ना है, अनिवार्य है। सभी बच्चे फोड़ना है 70 में 70। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है ना। यहाँ पे आपको मॉडल पेपर 2027 के लिए मॉडल पेपर मैं दे रहा हूं। मॉडल पेपर के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट की तैयारी भी करवा रहा हूं। आप लास्ट जनवरी तक एकदम कंप्लीट, और अभी तो प्रैक्टिस चल रहा है, इसके बाद लाइव सेशन भी ज्वाइन किया जाएगा आपके इस पर। बोर्ड एग्जाम आने तक लाइव सेशन एकदम जबरदस्त तरीके से मजा आएगा, धुआं धुआं करेंगे हम लोग, ये जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आइए, है ना। और एक एक पॉइंट, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके देख लें। मैंने सेट 2 पढ़ा चुका है पहले से, है ना। हिंदी का सेट 2 फटाफट से जाएं इसी चैनल पे देख लें। सेट 2 हिंदी का सेट 2 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना। ये सेट 1 पढ़ा रखा है, ये सेट 2 है, ठीक है। आइए देखो बच्चों, सीधी सी बात है कि 2027 में हम लोगों को 70 में 70 ले आना है। कितना ले आना है भैया? 70 में 70 पूर्णांक है ये 70 का। और 70 में 70 कैसे ले आएंगे? प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर है पिछले साल के, उन्हीं को हम तैयार करके दिलवाएंगे, ठीक है। आपको आप तैयार कर पाते हो कि नहीं पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप तैयार कर लेते हो तो ठीक है, अब नहीं करोगे तो आप जानो। मैं पूरी किताब पढ़ा दूंगा, सारे क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, तैयार करना आपका काम है। आइए आइए दोस्तों, धुआं धुआं करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन सभी बच्चों को दिख रहा है तो एक बार लाइक करो यार, है ना। इस चैनल को तुरंत लाइक कर दो फटाफट से। जितने बच्चे हैं फटाफट से लाइक करें, ठीक है। दिख रहा है ना? अरे हाँ गुरुदेव, एकदम झक्कास तरीके से दिख रहा है भाई। आइए, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे दोस्तों। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक प्रेमचंद्र थे। अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा की, ठीक है। किसकी है दोस्तों? आत्मकथा। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल हैं। पंचांग पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल हैं दोस्तों। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो याद रखना, जय शंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? जय शंकर प्रसाद हैं। छायावाद युग के प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? श्रृंगार और प्रेम वेदना। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943। साकेत किस युग की रचना है दोस्तों? द्विवेदी युग की। बहुरी अकेला के रचनाकार अशोक वाजपेयी है। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। बिहारी किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के दोस्तों, ठीक है। आइए, ह्रास से रस का स्थायी भाव ह्रास होता है, ठीक है।
यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न भग्न विजयमाला सी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? उपमा अलंकार। रोला छंद के प्रत्येक चरण में सब लोग जानते हैं कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। निर्जल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नीर शब्द का। किसका? नीर। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना गया है? इसमें तो आई है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। लिखाई, पढ़ाई, खवाई, गवाई, मलाई, ये सब में आई प्रत्यय होता है। ठीक है। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई। उल्टा दे दिया, देखो इसी का उल्टा। सूरज का तत्सम रूप सूर्य होता है। छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगला, मतिभिः शब्द का विभक्ति एवं वचन। मतिभिः शब्द का विभक्ति एवं वचन तृतीया विभक्ति बहुवचन होता है दोस्तों। तृतीया विभक्ति बहुवचन होता है। फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन। फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन बताओ। पंचमी विभक्ति एक वचन होता है। ठीक है। पठिष्यथ धातु का पुरुष एवं वचन है। पठिष्यथ धातु का पुरुष एवं वचन है। मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है। अब भैया देखो, बहुविकल्पी हो गया है, ओमर आपका भर गया। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वर्णात्मक प्रश्न की ओर। भैया 6 नंबर का है, बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे 3 प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के, तो कुल मिला के 6 नंबर हम लोगों को लूटना है एग्जाम में। लूट तभी पाओगे जब पहले से पढ़े रहोगे इस चैनल से। ठीक है। आइए, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश, संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई, जहां उनमें सब तरह की भिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया है। पहला नंबर देखो, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया? आइए, 3 प्रश्न इसमें से बनते हैं। तीनों प्रश्न का उत्तर हम लोग देते हैं। पहला है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों, ये जो प्रस्तुत गद्यांश था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित था, और ये किस अवतरित से, किससे? तो भारतीय संस्कृत नामक लेखक से अवतरित है। ठीक है। लेखक तो ये है, बुक ये है। ठीक है। लेखक, इसमें लेखक ने क्या कहा? गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देख लो, रेखांकित भाग कहाँ है? ये है। मतलब चेतना से लेकर यह एकता है। ये आपका, सॉरी चेतना नहीं, यहां से इस नैतिक। ठीक है। यहां का एक बार पढ़ना, उसके बाद इसी का क्या लिखना है? व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप यही उतार देंगे तो मजा नहीं आएगा, नंबर कम हो सकते हैं। आप इसी को अगर अपने भाषा में लिख देते हो, इस जो ये यहाँ पे लिखा है, तो नहले पे दहला हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। ठीक है। याद रखना, नहले पे दहला हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा।
और धुआं धुआं करके आओगे, फोड़ के आओगे, अच्छा नंबर छाप के आओगे। आइए, लेखक इस अवतरण में यह कहता है कि हमारी संस्कृति में जो एकता का सूत्र है, यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यही एकता का सूत्र संपूर्ण भारतीयों को एक सूत्र में बांध कर रखता है। इससे हमारे नगर, ग्राम, प्रदेश, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग एवं जातियां आपस में जुड़ी हुई हैं। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हिमायती है। जैसा कि नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम का बहुत बोलते हैं। हमारी विविधताओं के बावजूद हम सभी एक दूसरे से हमारी सांस्कृतिक एकता के ही कारण जुड़े हुए हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखो, बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया? तो बापू ने थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखो बच्चों, बापू ने साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए नैतिक चेतना का सहारा लिया। किसका सहारा लिया था दोस्तों? नैतिक चेतना का सहारा लिया। अब इसमें जो ये आप देख रहे हो, जो क्वेश्चन यहाँ पे गद्यांश है, ये दो गद्यांश हैं, एक अथवा के ऊपर, एक अथवा के नीचे। तो अथवा के नीचे वाला ये अथवा के नीचे है, एक तो ऊपर कर दिया, ये अथवा के नीचे है। ये आपको करना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ये आपको करना है दोस्तों। और अथवा के इसका आंसर यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं तो पूरा आ जाएगा ये एक बार में। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आ जाएंगे पद्यांश। जैसे गद्य में एक अथवा के ऊपर, अथवा के नीचे, तो आप उसमें से कोई एक करो। ऐसे पद्य में भी होता है। ठीक है, इसमें भी मैं एक करने वाला हूं, एक आपको करना है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सहे वार पर वार अनंत अंत तक, लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी वाला सी, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। ठीक है, यानी इसमें जो प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित, यहां से लेकर यहां तक रेखांकित, इसकी व्याख्या करना है। प्रयुक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? देखो बच्चों, आइए देखो, पद्यांश प्रस्तुत भक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी समाधि पर से अवतरित है। ठीक है, इस गद्यांश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का चित्रण कवित्री ने किया, जो कहती हैं कि वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ी, वह वार पर वार सहती रही। वह एक वीरांगना थी जो आखिरी तक लड़ती रही, और अंत में आहुति की तरह वह स्वतंत्र संग्राम रूप से चिंता पर लेट गई, जो एक ज्वाला की भांति चमक उठी। ये ठीक है, ये व्याख्या है ना, अवतरित। तो यहाँ पे प्रस्तुत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा झांसी की रानी की समाज से अवतरित है। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या में ये है, और उसके बाद पद्य में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? तो प्रसन्न झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वीरता का वर्णन किया गया है इसमें। अब इसमें देखो, अथवा के नीचे है एक, तो ये आपको करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ आजाद शत्रुबन सबको मित्र बना ले हम।
तो इसमें से 3 प्रश्न आपको देना है उत्तर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 1 2 3 दे दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आ जाओ भैया संस्कृत वाले पार्ट में आते हैं। बहुत बढ़िया, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं सभी बच्चे? फटाफट से बताएं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे हाँ गुरुदेव बहुत मजा आ रहा है भाई। हाय 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 हाय। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ का सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे 5 प्रश्न हैं। कुल कितने प्रश्न हैं? सॉरी 5 प्रश्न। ये प्रश्न 5 अंक का है और इसमें 2 नंबर जो है संदर्भ के मिलेंगे और 3 नंबर आपके अनुवाद करने के मिलेंगे, तो 5 नंबर आप पा जाओगे। ठीक है। तस्यताम वार्ता श्रुता च चतुरः ग्रामीण अकथयत होय वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता वयम अल्पाज्ञा भवान च बहुज्ञा इवे इत्येव विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः वयम परंपरः पहेली है ना पहेलिकाम प्रच्छामः यदि भवान उत्तरम दातुम स्वर्थम समर्थम न भविष्यत् तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यन्ति यति वयम उत्तरम दातुम समर्थ न च भविष्याम तदा 10 रूप्यकाणाम अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः। अब इसमें देखो संदर्भ लिखना है। तो ये जो पूरा गद्य है ये प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के संस्कृत गद्य के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से अवतरित है। देखो अगर सारे चैप्टर आप पढ़े रहोगे तो ये किस चैप्टर से लिया गया है आप आसानी से बता सकते हो। प्रबुद्धो ग्रामीण है ना, ये प्रबुद्धो ग्रामीण शब्द यहाँ पे देखो, अगर एक आध बार इस चैप्टर को पढ़े रहोगे ग्रामीण शब्द जरूर आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ग्रामीण शब्द जरूर आ जाएगा। और जब ग्रामीण शब्द किसी भी गद्य में ग्रामीण आ जाए तो प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया जाएगा। अनुवाद क्या है इसका? उनकी बात सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। ये कवि कह रहे हैं, हम कम ज्ञानी हैं और आप अधिक ज्ञानी हैं। यह जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए, हम आपसे पहेली पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। देखो यहाँ हारी बाजी लग रही है, कौन तेज है। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे, है ना। देखो एक तरफा मामला यहाँ पे चल रहा है। एक करा अगर आप झूठ बोल दोगे, आप गलत कर दोगे उत्तर तो आप 10 रुपये दोगे। अब मैं अगर बोल दूंगा तो मैं 5 ही दूंगा, मैं गलत बोल दूंगा तो मैं 5 ही दूंगा। दशा देखो पहले, ये है प्रबुद्धो ग्रामीण। ग्रामीण वालों की बुद्धि देखो जरा। ये भैया अथवा के नीचे एक है तो ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है यहां से यहां तक। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, है ना, तैयार कर लेना दोस्तों। अब संस्कृत का पद्य आ जाओ। संस्कृत का पद्य, नीचे दिए गए पद्य में से किसी एक पद्य का संदर्भ में हिंदी में अनुवाद। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्यत्र चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संततियः। यानी इसमें जो संदर्भ है प्रस्तुत नाट्यांश पद्यांश संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। समुद्र के उत्तर में, अब देखो अनुवाद, समुद्र के उत्तरम यत समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो है, हिमांद्रेस्य चैव दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में जो है उसे भारत भूमि कहते हैं। वर्ष तत् भारत नाम भारतीय यत्र संतत,
और उस पवित्र भारत भूमि पर निवास करने वाले को भारतीय कहते हैं। भारतीय यत्र संतति। अब अथवा के नीचे वाला आप एक पार्ट जरूर तैयार करना भैया। अथवा के नीचे ये वाला पार्ट कर लोगे ना? कर लोगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यस। यस गुरुदेव कर लेंगे। बताओ, कमेंट करो भैया, कमेंट करो फटाफट से। यार वीडियो लाइक वाइक नहीं कर रहे हो आप लोग? हाँ, लाइक वाइक करते जाओ, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। फटाफट शेयर करो एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर करो। आइए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर दीजिए। देखो, हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। आप अपने ही जिले का खंड काव्य लिखना पता कर लो। आप किस जिले के हैं, जिला का तो नाम पता ही होगा, और आपके यहाँ कौन सा खंड काव्य कक्षा 10 में चलता है। ठीक है, अगर ना पता हो तो गूगल पे डालकर चेक कर लो कि आप बहराइच के हैं, कि आप प्रयागराज के हैं, कि आप कानपुर के हैं। ठीक है, उसमें बोल दो कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड में फलाने जिले में या वाराणसी में है, तो वाराणसी में कहेंगे वाराणसी में कौन सा खंड काव्य चलता है। एआई से पूछ लेंगे तो एआई भी बता देगा, गूगल से पूछेंगे गूगल भी बता देगा, यूट्यूब पे सारे टीचर डाले होंगे उस पर देख लीजिए, है ना। आइए, तो ये हर जिले का अलग अलग होता है, इसलिए मैंने किसी का नहीं लिखा है। अरे भाई चलो, दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जय शंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक स्थान में हुआ। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का विभासी था। माता का नाम क्या था? विभासी। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर में हुई, जिससे ये परिवार सहित मिर्जापुर में रहने लगे। मिर्जापुर में ही इनकी मुलाकात केदारनाथ पाठक तथा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन से हुई, जिससे ये साहित्य में रुचि लेने लगे। ठीक है, इन्होंने इसके पश्चात हिंदी के साथ उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। कुछ दिनों के लिए इन्होंने मिशन हाई स्कूल में ड्राइंग मास्टर के पद पर कार्य किया। 1909 में ये हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में 1937 ईस्वी काशी नागरी पचाड़ी बनारस में कार्य आरंभ किया। 1937 में इनकी नियुक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में हुई। इनकी मृत्यु सन 1941 में दौरा पड़ने के कारण हुई है। ठीक है, रचनाएं। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि निबंध संग्रह, काव्य में रहस्यवाद और रस मीमांसा, काव्य में अभिव्यंजनवाद। ठीक है, कविता क्या है? भाव या मनोविकार। दिए गए कविता में किसी एक कविता का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। ओके, क्या क्या है दोस्तों, जरा ध्यान देना। महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के छायावादी काव्य की प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। अपने परिवार के 7 पीढ़ियों में यह पहली कन्या थी। क्या थी? पहली कन्या। इसका कारण इन्हें देवी की संज्ञा में घर में प्राप्त थी। इनको देवी के रूप में माना जाता था, इससे इनका नाम महादेवी पड़ा।
क्या पढ़ा भैया? महादेवी। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा कॉलेज प्राध्यापक थे। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। 1919 में ये प्रयाग के का कास्थवेट कॉलेज में प्रवेश लेकर यहीं रहने लगी, मतलब मेरे यहाँ प्रयागराज में। इन्होंने कविता लेखन 7 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ कर दिया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते ये एक सफल कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। यहीं पर इनकी मित्रता सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। 1933 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए किया। महादेवी वर्मा छायावादी चतुष्टय शामिल कवित्री हैं। इनका निधन 11 सितंबर 1987 को 80 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद में हुआ। देखो भैया, मैं इलाहाबाद से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ये इलाहाबाद का चैनल है, आप सभी इसको देख पा रहे हो। रचनाएं कौन की? निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सांध्यगीत और सप्तपर्णा इन्होंने लिखा। आइए भैया, आइए 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 आइए, है ना। अब देखो थोड़ा जीवन परिचय इन्होंने लिखा हुआ है ना। छायावाद का सुकुमार कवि के नाम से सुभद्रा कुमार। ये दूसरा जो है सुभद्रा कुमार है यहाँ पे। हाँ चलो, ये थोड़ा अलग से लिख दिए हैं। आइए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप सभी बच्चे 2 श्लोक याद कर लेना। कितना? 2 श्लोक। और अगर एक तो आएगा निश्चित रूप से, दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आ गया तो पहला नहीं आएगा। तो 2 आप श्लोक अलग अलग चैप्टर से याद करना, एक ही चैप्टर से मत याद करना, ठीक है। तो ये जो श्लोक लिखा है मेरे अनुसार लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने अनुसार लिखना, ठीक है। इसमें बदलते रहते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य का संस्कृत में अनुवाद। देशभक्त निर्भीक होते हैं, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ देशभक्ता निर्भीका भवंती, भारतीय संस्कृत सर्वश्रेष्ठ है ना। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा अस्ति। बाकी ये आप अपने अनुसार देख लेना, है ना। चलिए, निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वीर केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, गीतायाः क संदेशः, तो युद्ध जयस्थ पराजयस्थ वा चिंता त्यक्त्वा युद्धम करणीयम इति गीताय संदेशः। अब 2 दिया है, 2 आप अपने से करना है। उसके बाद भाई साहब निबंध देखो। निबंध में भैया 9 नंबर का मामला है। एक निबंध लिखना होगा, 4-5 दिया रहेगा, है ना। कोई एक निबंध लिखिए। और भैया कितने पेज का लिखेंगे? 3 से 4 पेज। 5 हो जाए लेकिन 3 ना हो। आप कम से कम 4 पेज लिखना, कम से कम 4 पेज, और अधिक से अधिक चाहे 6-7 कुछ भी लिख सकते हो। बना के हेडिंग लगा के जबरदस्त तरीके से आप इसे कंप्लीट करना, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब देखो मैं इसे नहीं पढ़ा क्योंकि ये जो है बदलता रहता है निबंध, और जितने भी निबंध यहाँ हैं सब पर एक बार प्रैक्टिस कर लो लिख के, है ना। पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे। अगर संडे भी निबंध पर प्रैक्टिस करोगे तो याद रखना एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर एक नंबर आपका तुम्हारे मित्र से कम हो जाता है तो बड़ी बेइज्जती होती। तो प्रयास करो कि मित्र से आप ज़्यादा ही रहें, है ना। चलिए, तो अगले वीडियो आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।